Good evening, all of you once again. आइए पिछली क्लास के आधार पर मेरा कुछ नॉलेज टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने कितनी मेहनत करी। कोई स्टूडेंट बताएगा फिजिक्स क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स से आप क्या समझते हैं? Sir, physics is the बताते branch समय of बेटा science. आप लोग अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन कर लिया करें, जिससे रिकॉर्डिंग में आप भी आ जाएं और जब भी कभी भविष्य में आप इसे देखें तो आपको अच्छा भी लगे। हाँ, हमने सर ने पूछा था और मैंने रिप्लाई दिया हुआ था, तो आप भी वीडियो में रिकॉर्ड रहेंगे। हाँ बेटे, यस उषा। Sir, physics is the physics is the branch of science deals with the st- study of nature and nature of नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। वेरी गुड बेटा, नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एनीवन एल्स? उषा, उषा को छोड़कर दूसरे कोई बच्चे बताएंगे? उषा बेटा वीडियो ऑफ कर दे अपना, वीडियो और माइक दोनों। एनीवन इन द क्लास? कोई भी बताए मुझे कि जो फिजिक्स, हाँ, जो फिजिक्स वर्ड है वो किस शब्द से आया हुआ है? अंजलि, यस सर। बताना चाहेंगे आप? सर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आपकी तरफ लगता है सिग्नल की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आज हम कुछ और खास बात करने चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम। आज कोशिश करेंगे कि ये जो पहली यूनिट है वो आज फिनिश होगी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ये फिनिश हो जाएगी। चलिए, पॉइंट नंबर 4 ऑफ द डे। अब हम बात करेंगे आज के हमारे फोर्थ पॉइंट की। दिस पॉइंट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। जो फिजिकल लॉज हैं उनका नेचर क्या है, जरा हमें उनके बारे में चर्चा करनी है। और यही लॉज मोस्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। इसमें से कुछ रूल्स, कुछ लॉ सीख के रखे हुए हैं। लोअर क्लासेस में 9th 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखे हुए थे। तो बेटा जिसमें हमारा सबसे पहला लॉ है LCE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्टली बच्चों को ये नियम पता है, ज़्यादातर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। इवन ये और भी छोटी क्लासेस में अवेलेबल है कि ऊर्जा जो है कांस्टेंट होती है, संरक्षित होती है। ना तो इसे पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के केवल रूप को बदला जा सकता है। ये नियम है, इसका हिंदी रूपांतरण था। अब हमने इसे इंग्लिश में सीखना है बेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और यूनिट नंबर 4 जो भी आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, वो इसी पर बेटा बेस्ड है। आपकी यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यूनिट नंबर 4 +1 स्टैंडर्ड। लेकिन ये जो यूनिट चैप्टर है, मैंने आपको बोला था कि ये पूरा चैप्टर +1 और +2 का हाईलाइट है, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स रिमेन कंजर्व। जो टोटल एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो बेसिकली कंजर्व होती है, संरक्षित होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एक तीर कमान लिया। तीर कमान
कमान को खींचा मैंने तीर लगा के, बिल्कुल तना हुआ है, और इस समय तीर कमान में कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे हम कमान को छोड़ते हैं, तीर आपका मोशन में आ जाएगा, एरो आपका मोशन में आता है, देन जो तीर है वो आपका, उसमें आपका किनेटिक एनर्जी होगा, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, व्हेन बुलेट फायर्ड फ्रॉम द, जब किसी पर्टिकुलर गन से बुलेट फायर करी जाती है तब क्या होता है? उसमें कौन सा कंसेप्ट आता है? उसमें जो हमने लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो अपना रोल प्ले करता है। जो सेकंड लॉ है, मोमेंटम अपना रोल प्ले करता है। आइए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, LCLM। ये क्या है? इन द ऑब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, वो बदलता नहीं है, अनचेंज होता है। और आप भली भांति जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यू नो द फॉर्मूला, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी बेसिकली ये लीनियर मोमेंटम होता है। एक सीधी रेखा में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, देन अगला हमारा जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम बेटे दो प्रकार के होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में मूव कर रहा हो या वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, एंगुलर पाथ में, तो उस सिचुएशन में जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते समय हम सिंपल फोर्स की बात करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते समय हम फोर्स को नहीं, हम टॉर्क को लेते हैं। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? बेसिकली टॉर्क की हिंदी होती है आघूर्ण, लेकिन वो शायद आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वही समझ पाएंगे। आइए टॉर्क को पहले थोड़ा समझते हैं, फिर हम इस लॉ को समझेंगे। बेसिकली टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो टॉर्क कहलाती है। टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स नहीं है, फोर्स का इफेक्ट शो करता है। टॉर्क जो है एंगुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उसका जो इफेक्ट होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर। जबकि फोर्स का सिंपल एसआई यूनिट होता है, आप सभी जानते हैं, न्यूटन। वही न्यूटन जो फिजिक्स के फादर है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? सर आइजैक न्यूटन इज फादर ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स के पिताजी हैं। आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अब समझते हैं। इफ total external torque acting on any system is zero, then angular momentum of the system remain conserved। उस परिस्थिति में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे फार्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का होता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। उसी प्रकार से जब हम एंगुलर मोशन को काउंटिंग करते हैं उस परिस्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्लेस पे चलता है, और वेलोसिटी जिसका सिंबल करली वी होता है वहां पर एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा रन करता है। तो एंगुलर मोमेंटम L will be equal to moment of inertia represented by I and angular speed represented by omega. So you can write L equal to I omega. Very very important. बेटा हो सकता है कि ये चीजें कम समझ में आएंगी, चिंता करने का विषय नहीं है। जब हम इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे उस समय इन सारी चीजों के ऊपर एक डेरिवेशन आपको कराया जाएगा। हर फार्मूले के ऊपर एक डेरिवेशन होगा, आपको 50 डेरिवेशन करने हैं छोटे छोटे फार्मूले पर।
ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, पानी के जैसे आएंगी, बिल्कुल फ्लुएंटली ये चीजें आपको आएंगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पहला चैप्टर थोड़ा सा बोर करता है, कम समझ में आता है। रीजन मैंने बताया भी था उस समय, ये वास्तव में पूरी फिजिक्स को रैप करता है, पूरी फिजिक्स की बात करता है। इस कारण से थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि बच्चे कोरे होते हैं, 10वीं तक उनको इतनी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन इस यूनिट को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें ऐसा लगा बड़े आसान, बहुत आते अच्छे, इसमें कोई दिक्कत का सब्जेक्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, LCC, ये +2 का है। चार्ज भी कंजर्व होता है, आइए जरा उसकी बात करते हैं। गुलाम महोदय ने इन सारी चीजों को बताया था। तो चार्ज जो होता है बेसिकली वो किसके फॉर्म में होता है, आप भली भांति जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। सिमिलर पैटर्न, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। वैसे ही चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप पैदा नहीं कर सकते, आप नष्ट भी नहीं कर सकते। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। और इस संसार में सबका सोर्स, एनर्जी का जो सोर्स है वो एक ही है, दैट इज योर सन। सन से ही सारी चीजें बेटा गवर्न है, वही एनर्जी सब में मूव करती है, ये सारी चीजें प्रकृति प्रदत्त होती हैं। अब हम लोग वो पॉइंट बेटा पढ़ने चल रहे हैं जो 100% है। ऑलवेज रिमेम्बर 100%। आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो अवसर पर आपके एग्जाम होंगे, उस पर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है, 10 प्रश्न आते हैं हर चैप्टर से। कहीं से भी प्रश्न आएगा, टेबल नंबर 1 जो भी हम लोग सीखने चल रहे हैं, और अगली टेबल नंबर 2, टेबल 1 एंड टेबल 2, इन्हीं दोनों से प्रश्न बेटे जरूर आएंगे, 100% आएंगे। इसलिए ये चीजें आपको प्रॉपर आनी जरूरी है। और मैं कल इन द सेंस, कल संडे है, क्लास नहीं है आपकी, आपने ऑनलाइन चेक कर लिया होगा, मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया है, शेड्यूल किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस को। आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब रन करेंगी, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी जब हम अगली क्लास में मिलेंगे। आई होप आप इससे प्रॉपर वे में प्रिपेयर करेंगे, और रैंडमली बेटा पूछूंगा, आपको तुरंत बताना होगा, नकल नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना है। नकल नहीं करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आइए चलते हैं आज का। टेबल 1 बेटा रिप्रेजेंट करता है, टेबल 1 में वैसे बुक में तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन वो चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो लगभग 18 है। ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती हैं वो 18 हमने आपके सामने फ्लैश करी हुई है। एक दो वो जो बिल्कुल रिलेट नहीं करता उनको हटाया हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारा टेबल नंबर 2 है उसमें भी हमने उतने ही लिए हैं जितने आवश्यक है, यानी कि आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें से आपको सब कुछ मिल जाना है, सब कुछ मिल जाना है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आनी है। तो आइए आगे चलते हैं। लिंकिंग बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, ये जो टेबल है बेटे ये लिंक करती है टेक्नोलॉजी और फिजिक्स से। किस प्रकार से कौन सी टेक्नोलॉजी फिजिक्स से रिलेट करती है, और वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं जिन पर वो टेक्नोलॉजी रिलेट करती है। याद करिए, शायद आप छोटे रहे होंगे सभी, तो आपको बताया गया होगा भाई जेम्स वाट थे, उन्होंने देखा था, एक बार घर में बैठे थे, केतली किसी पर्टिकुलर स्टोव पर रखी हुई थी, चाय बन रही थी, अचानक केतली का ढक्कन ऊपर नीचे आने लगा भाप के कारण। अब जेम्स वाट ने सोचा आखिर ये क्या हो रहा है, और देखते ही देखते उन्होंने धीरे धीरे स्टीम इंजन, भाप का इंजन डिजाइन कर दिया। कुछ समय पहले आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, देखा नहीं है तो, स्टीम इंजन होते थे जिन्हें जेम्स वाट ने बनाया था। पहले स्टीम इंजन रन करते थे, आज आपके
डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन रन करते हैं, लेकिन पहले स्टीम इंजन होते थे। तो आखिर वो जो स्टीम इंजन था, स्टीम इंजन एक टेक्नोलॉजी थी, आखिर वो किस बेसिक प्रिंसिपल पर वो टेक्नोलॉजी स्टीम इंजन की बेस्ड थी? एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर स्टीम इंजन बेस्ड था। थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉ होते हैं बेटा? 3 लॉ है बेसिकली, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हम लोग समय आने पे सीखेंगे। ये आपके ही क्लास से बिलोंग करेगा, यूनिट नंबर 8+1 स्टैंडर्ड, नेम ऑफ द यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा स्टीम इंजन के बारे में अब हम समझ गए होंगे। स्टीम इंजन बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजन बेसिकली डिजाइन बाय जेम्स वॉट। रिमेंबर द नेम ऑफ फिजिसिस्ट जेम्स वॉट। स्टीम इंजन का इन्होंने डिजाइन करा था, और स्टीम इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर बेस करता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। रॉकेट प्रोपल्सन, आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, आपने बहुत सारे रॉकेट सुने होंगे। PSLV रॉकेट होता है, GSLV रॉकेट होता है, और बहुत सारे रॉकेट होते हैं। जैसे PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो जितने आपके रॉकेट होते हैं इनको प्रोपल करके एक डेफिनिट ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बेसिकली रॉकेट प्रोपल्सन के कंसेप्ट का ही इस्तेमाल होता है। और ये कंसेप्ट फिजिक्स के फादर ने दिया था, न्यूटन ने। न्यूटन के तीनों नियम है बेटे, आपको याद होंगे, आपको 9th क्लास में भी न्यूटन का रूल पढ़ाया गया है, मुख्य रूप से पढ़ाया गया है, लाइट वे में पढ़ाया गया। लेकिन आप न्यूटन का नियम फिर पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पर न्यूटन का लॉ आपको डेरिवेशन के फॉर्म में मिलेगा। इन सारे लॉ की गहराई में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला लॉ क्या है न्यूटन का? एनी स्टूडेंट इन द क्लास, 9th क्लास में आपने पढ़ा है? कोई भी बच्चा जरा बताए कि न्यूटन्स के जो नियम है वो कौन कौन से नियम है? पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम लॉ ऑफ मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ कौन सा है? सभी जानते हैं, अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारे ठीक से तो आपके हाथ में भी उतनी ही चोट लग जाती है। अगर एक डुक दीवार पे लगाएं, जितनी भी फोर्स से आप एक डुक लगाते हैं दीवार पर, तो आपके हाथों पर भी उतना ही इम्पैक्ट लगता है। ये कौन सा लॉ है, बताएगा कोई? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट प्रोपल्सन न्यूटन के जो लॉज उन पर बेस्ड है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया का भी इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज्यादा रॉकेट प्रोपल्सन थर्ड लॉ पर ही बेस्ड करता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर। अगला कंसेप्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें कि एरोप्लेन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी और वो किस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड था, एंड दैट प्रिंसिपल इज बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। जब मैं लेक्चर सेलेक्ट हुआ था तो मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि जब कोई एरोप्लेन लिफ्ट करता है, जैसे पहले रनवे पे दौड़ता है प्लेन, रनवे पे दौड़ने के बाद रनवे पर लिफ्ट करता है, उड़ जाता है ऊपर की ओर। तो जब वो लिफ्टिंग करता है तो आखिर वो किस सिद्धांत पे काम करता है? दैट इज बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है, हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है। उसमें हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। और एक बात और बता दूं, हर साल एग्जाम में 5 नंबर में जो एक प्रश्न आता है ना 5 मार्क्स का, वो बर्नौली थ्योरम जरूर आता है, मोस्टली रहता ही रहता है। इसने तो डिफाइन ही किया हुआ भैया हम हर साल एग्जाम में आएंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है, इतना महत्वपूर्ण है। तो एरोप्लेन का जो कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, सोनार। सोनार वास्तव में एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, SO, साउंड N, नेविगेशन A, and R, ranging. Sound, navigation and ranging. This is based on the principle of reflection of ultrasonic waves.
बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग सबमरीन में करते हैं। सोनार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सबमरीन में होता है, और आगे चैप्टर्स में है, हम डिस्कस करेंगे इसको। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR पर बेस्ड है। ऑप्टिक्स में आपको TIR सिखाया गया है 10वीं स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपने TIR पढ़ा हुआ है, और उसी के कंसेप्ट पर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है। आज का जो दौर है ये ऑप्टिकल फाइबर का दौर है। जब मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है आज भी, MSc थी मेरी, उस समय ऑप्टिकल फाइबर बहुत तेजी के साथ धूम मचा के इसने रखा हुआ था। सेमिनार्स लोगों के लगते थे, हम लोग पूछते थे सर ऑप्टिकल फाइबर है क्या, इतना बढ़िया प्रिंसिपल आया हुआ है। और जब से ऑप्टिकल फाइबर आया तभी से ही इतना हलचल हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। अगला हमारा बेटा पॉइंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। वही जनरेटर जो हम लोगों की शादी विवाह में अपना रोल प्ले करता है, ये ना चले तो लाइट नहीं आती, उसी इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हो रही है। आखिर ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है तो किस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्कआउट करती है? दैट इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉज ऑफ EMI। EMI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे महोदय ने 2 नियम दिए थे, इन दोनों नियमों की चर्चा हम लोग 12th स्टैंडर्ड के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। फैराडे लॉ हम कब वहां पढ़ेंगे? +2 स्टैंडर्ड, यूनिट नंबर 4, EMI एंड AC, चैप्टर नंबर 3 में इसका इस्तेमाल करा जाएगा। बेसिकली सेकंड से ही शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 से ही, लेकिन थर्ड में ही सारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। AC जनरेटर याद करिए, AC जनरेटर हर एग्जाम में आता है, 10वीं में तो आता ही आता है, इसकी तो आदत हो गई है। AC जनरेटर फिजिक्स में तो आना है 10th स्टैंडर्ड में। अगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पॉइंट नंबर 7, ये किस पर बेस्ड है? दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ GPE टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बेस्ड on the principle of conversion of gravitational potential energy to electrical energy. Next point is our radio and television। लो ये भी आ गया, सभी लोग रेडियो यूज करते हैं। आज रेडियो FM के फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो हमारा बहुत शुरू में AM फॉर्म बंद हो चुका है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिस्टम पर बेस्ड था। फिर SW था, शॉर्ट वेव्स, जैसे विविध भारती एक चैनल आता था, बहुत मशहूर था। हम लोग जब छोटे थे, भैया क्या सुन रहे हो? विविध भारती सुन रहे भैया रेडियो पर। अच्छा, विविध भारती, तो वो चैनल्स होते थे। टेलीविजन, टीवी, ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन। रेडियो एंड टेलीविजन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन। 9 पॉइंट फोटोसेल, फोटोसेल बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा हो, मनीष सर ने आपको पढ़ाया होगा, बट फिजिक्स में भी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है, हम समय आने पे सीखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर यही चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तभी आपके एटम बम बन जाते हैं, लेकिन अगर यही रिएक्टर कंट्रोल्ड होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। 11 फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, जिसे हम टोकामार बोलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कंप्यूटर्स, 13 पॉइंट है, कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक पहले तो सिलेबस में था बेटे, जिसमें गेट होते थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी देख लेंगे, समय आएगा। तो कंप्यूटर बेसिकली किस पर बेस्ड है? डिजिटल लॉजिक पर। 14 पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मीडियम वेव। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मीडियम फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लें, मीडियम वेव की बात कर लें। दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई
मीडियम फ्रीक्वेंसी, सुपर कंडक्टिव पे बेस्ड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेस पर, GMRT, गेन मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स. Next, 17, Bose-Einstein condensate, trapping and cooling of atom by laser beam. That is basically medium frequency पर सारे चलेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इस सिद्धांत पे वर्कआउट करता है, रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी. रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी. हेरिडिटी हमारी को बोलते हैं अनुवांशिकता. डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से ही सारी चीजें पहचान की जाती है. बाकी चीजें डीएनए के बारे में बायो वाले सर बहुत अच्छा बेहतर विस्तार से बता पाएंगे. हेरिडिटी, डीएनए, ये सब बायो से रिलेट करेगा. अगला आता है बेटे हमारा टेबल नंबर 2. टेबल 1 या टेबल 2 से एक प्रश्न एक नंबर का आपका जरूर मिलने वाला है. इसमें कोई शक नहीं, हर एग्जाम में मिलेगा, सारे एग्जामों में. आइए अगला पॉइंट. सम ग्रेट फिजिसिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशंस आर डिस्कवरी. हमारे जो भारतीय या अदर वैज्ञानिक है, अदर कंट्रीज के वैज्ञानिक हैं, बेसिकली हम भौतिक शास्त्रियों की बात करते हैं, फिजिसिस्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. तो हम फिजिसिस्ट के बारे में बात करेंगे, भौतिक शास्त्री जिसे हम कहते हैं. तो व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस, उनके फिजिक्स के फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे या उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है. तो आपने नाम सुना जरूर होगा आर्किमिडीज का. उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल डिस्कवर किया था? प्रिंसिपल ऑफ ब्योंसी, तैरने का नियम जो होता है, उत्प्लावन का नियम. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने सुना होगा. आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ ब्योंसी ही है. अगला है गैलीली, गैलीलियो गैलीली. इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया, भी मैंने आपको बताया था, न्यूटन का जो पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड है. तो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया पर सबसे ज्यादा रोल गैलीलियो ने ही प्ले करा था. तो इनका कंट्रीब्यूशन जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया पर. सर आइजैक न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बारे में गहराई से हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे, यूनिट 6+1 स्टैंडर्ड. आइजन, आइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, इसको हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 5. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स का. 5th पॉइंट, नेम ऑफ द फिजिसिस्ट माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने जो रूल दिया, that is based on law of electromagnetic induction, EMI law of electromagnetic induction. ये भी हम पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया भी था, यूनिट नंबर 4+2 EMI एंड AC. अगला 6 पॉइंट, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, 12वीं क्लास, यूनिट नंबर 5, नाम ही है यूनिट नंबर 5 इसी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी. Heinrich Rudolf Hertz, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये यूनिट नंबर 5 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसी में मिल जाएंगे आपको. आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? दैट इज जे थॉमसन. वही हमने लिखा हुआ है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, दैट इज जे थॉमसन. वो कौन से थे? जे थॉमसन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी हुई थी. और अब हम बात करेंगे डब्ल्यू के रोटेंजन, एक्सरे. हड्डियों में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है एक्सरे करा लेना. दैट इज वही एक्सरे की बात हो रही है. उसकी खोज किसने करी थी? डब्ल्यू के रोटेंजन. भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हमने सारे भारतीय वैज्ञानिकों जो इंडियन फिजिसिस्ट थे उनको मैंने 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक इस टेबल में जगह दी हुई, सारे वैज्ञानिकों के एक साथ रखा हुआ है हमने. आइए अब हम बात करते हैं अपने इंडियन फिजिसिस्ट की. जेसी बोस, नाम सुना होगा बच्चा आपने, जगदीश चंद्र बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स. सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स. एमएन साहा, थर्मल आयोनाइजेशन. एसएन बोस सत्येंद्रनाथ, क्वांटम स्टैटिक्स.
एस चंद्रशेखर, स्ट्रक्चर ऑफ एवेल्युएशन ऑफ स्टार्स, होमी जहांगीर भाभा। तो आज आपने सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही है। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिया था कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, मारी क्यूरी, स्टडीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी, 12वीं में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आर ए मिल्कन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोर, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने सुना है इन सब के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आपने पढ़ा भी है और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा 12th स्टैंडर्ड में। नील्स बोर के बारे में भी आपको बताया जाएगा, इन्होंने जो मॉडल दिया था क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। विक्टर सेंसेस कॉस्मिक रेडिएशन, एनरिको फर्मी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, लाउस डी ब्रोगली वेव नेचर ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 7 12वीं क्लास का डी ब्रोगली पर ही बेस्ड है सारा। वॉल्फगैंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वर्नर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पॉल डिरेक क्वांटम स्टैटिक्स, जेम्स चैडविक, नाम तो सुना ही होगा भाई, कैसे नहीं सुना, न्यूट्रॉन की खोज करी इन्होंने, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। आईडी युकावा, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, युकावा ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की खोज करी है। इनकी खोज से ही पता लगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से न्यूक्लियस में रहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि भाई पाई मेशान का एक्सचेंज होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इसी कारण से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। अगला, एडविन हबल, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हबल ने बताया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो आज भी फैल रहा है, यानी कि आज तक भी यूनिवर्स का कोई और छोर नहीं पता, आज भी फैल रहा है। गैलेक्सी का तो पता है, सोलर सिस्टम का पता है, मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हमारी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, लेकिन यूनिवर्स का साइज आज भी एक्सपेंड कर रहा है। ये बात हबल ने भी बताई थी, और बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था डॉपलर का, डॉपलर के एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज वेरीफाई हो गई थी कि आज भी ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगला पॉइंट है बेटा हमारा अर्नेस्ट ऑर्लैंडो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, लेकिन 12वीं में है बेटा, 12th स्टैंडर्ड में ये आपको मिलेगा। यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, जॉन बॉर्डीन। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है, और हम ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे भी, डायोड भी सीखेंगे, ट्रांजिस्टर भी सीखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे हम एलईडी कहते हैं, वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सब 12th में मिलेगा। ये जॉन बॉर्डीन, इन्होंने किसकी खोज करी थी, ट्रांजिस्टर की। CH टोन्स, इन्होंने किसकी खोज करी हुई थी, कहाँ पे रोल प्ले करा, कौन सी डिस्कवरी थी इनकी, दैट इज लेजर एंड मेजर। लेजर, आपने देखा होगा लेजर लाइट मिलती है मार्केट में, या जो हमारी शूटिंग वाली गन होती है, जो लॉन्ग शूटिंग की गन होती है, उसमें देखो एक लेजर लाइट लगी होती है, बहुत लंबी ये दूरी तक जाती है, और इसका नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। इसी सेम आपका मेजर का भी होता है। तो लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस का फिलहाल पार्ट नहीं है, ये आपको ग्रेजुएशन के लेवल में मिलेगा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि लेजर और मेजर की डिस्कवरी CH टोन्स ने करी थी। एक हमारे पाकिस्तानी फिजिसिस्ट है, उन्होंने भी थोड़ा सा रोल प्ले किया हुआ है, दैट इज अब्दुल सलाम। उन्होंने बताया था यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसके बारे में इन्होंने चर्चा करी, और ये सारी चीजें बताई गई। आज बेटा क्लास कुछ थोड़ा सा ज्यादा चल गई है, थोड़ा सा लंबी खिंच गई। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी बच्चे ये जो टॉपिक्स हैं हमने पढ़ा वो आप पूरा करेंगे, और आपकी जो फाइल है फिजिक्स की फेयर, वो फेयर मेंटेन करेंगे। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में भी आपको नोटिस बोर्ड जो है आपका
क्लास का नोटिस बोर्ड पे भी मैं भी आपको दे दूंगा।